Hello friends, hi learners, welcome back to all of you. This is Ray Classes. I am सुशील कुमार. So अब चलते हैं. आज आपका ट्रिग्नोमेट्री में क्या चल रहा था क्लास फर्स्ट ईयर वाले बच्चों. सबसे मैं ये बात आपसे रूबरू कर देना चाहता हूँ कि क्लासेस जो हो रही हैं उनको आप कम्प्लीटली सारा कंप्लीट सेशन उसको देखिए और उसके बाद में प्रैक्टिस भी कीजिए. जो भी होमवर्क दिए जा रहे हैं उनको भी कंप्लीट कीजिए और सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए. कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करने का एक ही तरीका है, उसको मगअप नहीं किया जा सकता, उसको रट्टाफिकेशन नहीं किया जा सकता. उसको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है. वो क्या है आपका, उससे आप प्रैक्टिस जब उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस जो होते हैं उन पर प्रैक्टिस करते हैं तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपके खुद ब खुद याद हो जाते हैं. ठीक है, तो आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ इतना ज़रूरत है कि आप उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए. और मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ, यदि आपका कोई फ्रेंड एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसको क्वालिफाई करना चाहता है तो उसके लिए मैथमेटिक्स में जो आपका पोसो सीरीज चल रहा है उसमें आपका 1 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं. जो आपके सब सुपर कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आपके शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं उनको. इस समय तो ज्योमेट्री चल रहा है, ज्योमेट्री में ट्रायंगल चल रहा है. ट्रायंगल से मिलते जुलते जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं उनको बताया जा रहा है और उनको जाके भी आप कंप्लीट करते रहिए. बस 1 मिनट का खेल है, उसमें 1 मिनट में वो सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे. वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट तो दिखाया जाएगा, साथ में एक एग्जाम्पल भी बताया जाता है. उस एग्जाम्पल से आप सारे कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाते हैं और अगर आपको कॉन्सेप्ट कोई और ऐसा भी कॉन्सेप्ट अगर नेक्स्ट मिलता है उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे, उसको उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट. ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो अब चलते हैं. आज आपको क्या बताना है. आज आपको क्या पढ़ाना है, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाना है. मैंने आपको ये बताया था जब उस दिन मेरा सेशन हुआ था अपना, तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट डे ये वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया जाएगा. तो आज आपको वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है. ठीक है, और अपने फ्रेंड्स अभी यदि इस चैनल पर कोई भी नया है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा. जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक पहुँचाइए ये क्लासेस. ठीक है, जितना ही आप शेयर करेंगे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, जितने ही आपके जो होते हैं लर्नर्स, जितने भी छात्र आपके सहपाठी लोग होंगे वो जितना ही क्लासेस को देखेंगे, क्लासेस को लाइक भी कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो. ठीक है, और मैं आपसे बस इतना गुजारिश करता हूँ कि जो भी प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं उसको जाकर कवर कर लीजिए, वरना यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा और अधूरा कॉन्सेप्ट कुछ मायने ही नहीं रखता है. अधूरा कॉन्सेप्ट ना के बराबर होता है. ठीक है, यदि आप ना ही पढ़ें तो ही बेहतर होगा. उससे अच्छा कि आप कॉन्सेप्ट को अधूरा छोड़ दें. कॉन्सेप्ट को अधूरा मत छोड़िए, कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कीजिए, पिछले क्लासेस को जाके कवर कीजिए. और अब चलते हैं, आपको बताते हैं वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी क्लासेस हो रही हैं वो क्लासेस थोड़ी सी लंबी तो हो रही हैं, थोड़ी सी लेंथी हो रही हैं क्लासेस का ड्यूरेशन तो ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि ऐसा क्लासेस आपको नसीब वाला ही दे पाएगा. ठीक है, कहते हैं, क्योंकि ऐसी क्लासेस आपको पेड बैच में ही मिलेगा. कहीं पर जाएंगे आप पढ़ेंगे तो सिर्फ पेड बैच में ऐसे आप लोग क्लासेस, इतनी लंबी लंबी क्लासेस और इतना डिटेल कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ पेड बैच में मिलेगा जहाँ पर आपको फ़ीस पे करना होगा. तो यहाँ पर विदाउट फीस आपको मिल रहा है. तो यह कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है, यदि आप पढ़ने वाले छात्र होंगे जो भी, उनको यह बात समझ में आ गई होगी अब तक कि जो क्लासेस हो रही हैं वो क्लासेस कितने सिंसियर वे में हो रही हैं. जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो क्लास के शुरुआत के दौरान हम बता दिया करते हैं आप सभी को. तो हम ज़्यादा ना समय वेस्ट करते हुए आपका चलते हैं आपकी क्लासेस की तरफ और क्लासेस को स्टार्ट करते हैं. और एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, यदि आप नए हैं अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर की शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि इस चैनल से प्रॉपर कैंडिडेट बने, प्रॉपर लर्नर्स बने, जिससे कि वह अपना इंश्योर कर पाएँ कॉन्फिडेंस हर एक एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने में, चाहे वो एनडीए हो, चाहे जेईई मेंस हो या एडवांस हो. उनमें आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, आपका एक बेहतरीन फाउंडेशन बन जाएगा, जिससे कि आप उस एग्ज़ाम्स को जब उस एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए आप बैठेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे ऑलरेडी. आपको बस जस्ट यू विल हैव टू सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन and you will go through the examination and will clear that. Okay, definitely will clear that, but you have to put your efforts with me. Likewise, I am putting efforts with my heart, with my full of efforts from my heart side. So you have to put your efforts from your heart side. अपने दिल से अपना एफर्ट निकालिए, वो एफर्ट आपको पुट करना हमारे साथ में लगाना है, जिससे कि हम दोनों का एफर्ट्स मिलकर पॉजिटिव डायरेक्शन दे सके आपके सक्सेस को, आपके लक्ष्य को. तो
चलते हैं आपके क्लास को। और फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि कॉपी पेन मोड में बैठेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, आपका लक्ष्य आपका दूर नहीं होगा। लेकिन यदि आप इधर उधर भटक रहे हैं तो यह फिर समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन का समय जो है वो व्यर्थ जा रहा है। तो समय को व्यर्थ ना गंवाते हुए आप सार्थक समय बिताइए। आप कहीं पर भी देखें, कुछ भी देखें, तो ये समझ लें कि आपका समय जो है वो कहीं ना कहीं आगे निकल रहा है आपसे। समय लगातार चल रहा है और समय के साथ चलते रहिए आप भी, ठीक है। तो अब वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन के मान। त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिए गए हैं, पिछले क्लासेस में। त्रिकोणमितीय फलन फिर भी बता देना चाहता हूँ। जब किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई भी ज्योमेट्री ड्रा किया गया 2D में, कोई 2D में जब कोई भी वैल्यू, कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करना होता है, किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम त्रिकोणमितीय फलन का यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ का रेशियो फाइंड करना होता है, जैसे मान लीजिए कोई दो भुजाएं हैं त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हो गए, उनका रेशियो हो गया, रेशियो मतलब अनुपात हो गया, है ना। पढ़ा होगा आपने लंब बटे गढ़, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बराबर साइन थीटा। तो इन सभी का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम क्या फाइंड करते हैं, उन एंगल्स और उन भुजाओं के अनुपात के बीच में रिलेशन होता है त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, यूँ कह सकते हैं। तो अब आज वैल्यू फाइंड करना है आप सभी को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ आपको पता है कि मोस्टली बहुत सारी होती हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं। 0 डिग्री पर क्या होगा मान, 0.1 पे क्या होगा, 0.2 के पर क्या होगा, 0.002 पर क्या होगा, 0.0002 पर क्या होगा। ऐसी अनंत वैल्यूज़ होंगी, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट होंगे। लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा वैल्यूज़ पर आपको मान पता करना होता है, जैसे कि 0 पर, 30 पर, 60 पर, है ना, 45 पर, 90 पर, 270 पर, 360 पर, 180 पर, इन्हीं सभी चीज़ों पर वैल्यूज़ आपको पता करनी होती हैं। कुछ ही वैल्यूज़ पर आपको उसका वैल्यूज़ फाइंड करना होता है, यानी कुछ ही पॉइंट पर, यानी कुछ ही एंगल पर ही पता करना होता है, स्पेसिफिक मान पर। क्योंकि हर एक मान पर आप पता नहीं कर सकते, हर एक मान पर आप ज्ञात नहीं कर सकते, याद नहीं रख सकते हैं। तो कुछ चुनिंदा पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं पर, कुछ चुनिंदा एंगल्स होते हैं, उन्हीं पर आप वैल्यूज़ को पता करते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन, और अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। देखिए क्लासेस को, आप ये मत सोचिए कि इतनी लंबी क्लासेस हो रही हैं या फिर ऐसा हो रहा है सर। आप इसको जब देखेंगे और इस एग्ज़ाम का सिलेबस देखिए, जाकर इस एग्ज़ाम का सिलेबस देखिए, इस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, है ना। यदि आप ऐसा देना चाहते हैं तो, यानी उनके पिछले साल के प्रश्न पत्र को उठाइए और देखिए, तो आप यह ज्ञात कर पाएंगे कि आपको क्या चाहिए और यहाँ पर क्या दिया जा रहा है। तब आप यह चीज़ रिलेट कर पाएंगे अपने आप से, ठीक है। तो अब चलिए बताते हैं आपको वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या होता है वैल्यू, त्रिकोणमितीय फलन का मान क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन का मान क्या होता है, यहाँ पर हिंदी में भी लिख लीजिए। त्रिकोणमितीय फलन का मान, तो आपको पता है ना कि वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 0 पर, π/2 पर, देखिए 0 पर, 0 मतलब 0 डिग्री पर, π/6 पर यानी कि 30 डिग्री पर, 180, पाई मतलब 180, 180 बटा 4 यानी 45 हुआ, π/4 45 हुआ, π/3 60 हुआ, π/2 90 हुआ। तो इन्हीं सभी चीज़ों पर आपको वैल्यूज़ पता करनी है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक की। और आपको पता है, मैं उससे पहले कि आपको बता दूं, यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होता है, इनवर्स आपको पता होगा ना, उसका व्युत्क्रम। त्रिकोणमितीय फलन का 3 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, साइन कॉस टैन, उन सभी का व्युत्क्रम आपको पता होगा ना। व्युत्क्रम अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, व्युत्क्रम को जान लीजिए। व्युत्क्रम होता क्या है, कॉसेक एक्स मान लीजिए कोई त्रिकोणमितीय फलन है, कॉसेक एक्स बराबर तो क्या होता है 1/sin x। जो आपने 9th में पढ़ा होगा वो यहाँ पर आप फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन उससे एक लेवल आप ऊपर जाएंगे। बशर्ते किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट करते हैं, यदि वो पहले अपने पिछले सत्र से वो रिलेटेड रखता है तो कुछ ना कुछ उसमें रिलेटेड कुछ दिया जाता है, ताकि आपको रिलेट कर पाएँ पिछले टॉपिक्स को कि हाँ हमने ये पढ़ा था और यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसको तो हम उठाएंगे, जो मैंने पढ़ा इसको तो पढ़ेंगे ही हम, लेकिन उसके साथ में हम और ऊपर जाएंगे इससे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, साइन एक्स मान लीजिए कॉस एक्स बराबर sin 1/sin x, ये भी आपको पता है। दूसरा कंडीशन आपको क्या पता है,
सेक एक्स बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स। फिर कॉट एक्स बराबर क्या होता है, कॉट एक्स बराबर क्या होता है 1 अपॉन टेन एक्स, 1 अपॉन टेन एक्स है, फिर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये चीज़ें आपको पता है ना। और यहाँ पर कुछ कंडीशंस दिया गया है, जो कंडीशंस आप ध्यान से देख लीजिए। वेयर एक्स इज डज नॉट इज इक्वल टू एन पाई, यह क्या होता है, वेयर एक्स डज नॉट इज इक्वल टू एन पाई, इसका मतलब क्या हुआ, वेयर मतलब जहाँ एक्स बराबर नहीं होना चाहिए एन पाई के। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, इसका मतलब यह हुआ एन पाई मतलब सम संख्या नहीं होनी चाहिए। एन पाई का मतलब एन बराबर कोई नेचुरल नंबर है, एन क्या है आपका नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन का मतलब क्या हुआ, स्मॉल एन बिलोंग मतलब उस फैमिली से रिलेट रखता है, किससे, कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर से। तो यक्स यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, यानी कि साइन सब कुछ हो सकता है लेकिन साइन पाई नहीं हो सकता, साइन 2 पाई नहीं हो सकता, साइन 3 पाई नहीं हो सकता, साइन 4 पाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि इस पर वैल्यू क्या आता है, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कैसे, नहीं पता है तो निकाल लीजिए, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0। कैसे, साइन पाई को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना, साइन आधा प्लस आधा, साइन 90 प्लस 90। इसको क्या करेंगे, साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 यानी साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या लिखा है 90 प्लस थीटा, ये तो लिखा है। तो साइन 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट सेकंड, यानी सेकंड में जाएगा, और सेकंड में ए, इसमें आल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें सेक और कॉसेक पॉजिटिव। तो इसमें यानी कि इसमें साइन पॉजिटिव रहेगा, यानी साइन 90 पे बदलता है, यानी क्या हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। यदि आप इसको रिवाइज नहीं किए हैं अब तक तो आप पिछले सत्र में जाकर रिवाइज कर लीजिए, जो आपने क्लास 10th में और 9th में पढ़ा हुआ होगा। क्योंकि आप देखिए प्रैक्टिस करेंगे तभी आप ये चीज़ें, रटने का काम नहीं होता, इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाता है, और प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चंस लगाते लगाते ये सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइन पाई की वैल्यू कितनी आ गई 0, ऐसे साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो यानी कि 1 अपॉन 0 का मतलब क्या हुआ, यह क्यों नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पर वह हर एक वर्ड बताऊंगा, हर एक लेटर का मतलब बताऊंगा जो यहाँ पर लिखा जाएगा, जो आपके आर डी शर्मा में लिखा होगा। ठीक है, तो आपको बेझिझक बस आपको कॉपी पेन उठाना है, लग जाना है पढ़ने पे, और अपने फ्रेंड्स तक को भी बताना है कि हाँ यहाँ पर ऑथेंटिक क्लासेस दी जा रही हैं। वो आपको क्लासेस में जो आप सोच रहे थे कि कभी हमें सीरीज वाइज अच्छे से क्लासेस मिल पाए, उसमें कोई भी चीज़ छूटा ना हो, तो आज आप यह विश्वास रख लीजिए कि हाँ यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। बात करें यहाँ पर एक्स बट एक्स डज नॉट इज इक्वल्स टू एन पाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पाई का गुणांक नेचुरल नंबर यानी इंटीजर रख लीजिए, नेचुरल नंबर ना कहिए, इंटीजर कह लीजिए। इंटीजर मतलब -1 +1 हो सकता है, लेकिन 1/2 नहीं हो सकता। इंटीजर कोई पूर्णांक होता है, पूर्ण अंक, -1 +1 डॉट 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 डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट +1 +2 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 1 रहेगा, यानी पूर्णांक होना चाहिए, बस फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। बात करें यहाँ पर अगर n मतलब कोई भी जो n x बराबर n पाई, यानी x जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका, सब कुछ हो सकता है, लेकिन पाई का गुणांक, पाई के गुणांक में 1 2 3 नहीं हो सकता। समझ में आ गया आपको, पाई के गुणांक में 1 2 3 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 0 आ जाएगा, और जब 0 आएगा तो उसका मतलब भी होता है, लेकिन वो अपरिभाषित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/0 का मतलब आज तक किसी ने नहीं ज्ञात कर पाया है, इज अनडिफाइंड, ये ज्ञात नहीं हुआ है, ये अनडिफाइंड है। क्या है आपका, अनडिफाइंड कहिए, या फिर क्या कहिए आप, या फिर क्या कहेंगे, इनफाइनाइट कहेंगे। ठीक है, अनंत कहेंगे। तो 1/0 आ जाएगा, क्योंकि साइन जैसे आप रखेंगे एन पाई की मान लीजिए हमने पाई रख दिया, एन बराबर 1 रखा, एन बराबर 1 भी एक इंटीजर है, एक भी इंटीजर है ना। एन क्या कह रहा है, एन होना चाहिए, एन कह रहा है कि भैया मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं जेड से बिलोंग करता हूँ। अब जेड है क्या, जेड आपको पता है कि जेड इंटीजर होता है, इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है, जेड क्या होता है आपका, पूर्णांक होता है। ठीक है, जेड क्या होता है आपका, पूर्णांक होता है। तो जेड मान लिया हमने पूर्णांक, एक भी तो एक पूर्णांक है, एक संख्या पूर्णांक है, तो एक ले लिया मैंने, तो यानी पाई आ गया। अब पाई यहाँ पर रखा हमने, तो क्या हो गया यहाँ पर, साइन पाई हो गया, और साइन पाई हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 1/0 का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। उसी तरीके से साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, तो 1/0 नहीं बनना चाहिए, इनके कहने का मतलब यही है। बात समझ में आ गई आपको। अब आगे चलते हैं। अब आपको पता है सेक बराबर 1/cos x होता है। ठीक है, 1/cos x, और इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, ये सारे कंडीशन ध्यान से देखिए, ये सारे कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो आपको ध्यान से देखिए बात, अगर आपको मैं
नहीं पढ़ा रहा होता इन सभी एग्जाम्स के लिए, आपको मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लासेस नहीं दे रहा होता, तो इन सभी चीज़ों को मैं नहीं बताता, जानबूझकर नहीं बताता। मैं भी क्या करता, आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज उठाता, हाँ भैया इसको ऐसे होता है, इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए बस। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, आपको हर वो कॉन्सेप्ट पढ़ना जो आगे आपके एग्जाम में दिखाई पड़ सकता है। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको दिखाई पड़ सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है इस कंडीशन के लिए। इसमें पूछा जाएगा कोसाइन एक्स बराबर 1/cos x या cos x बराबर cosec x बराबर 1/sin x। दोनों को उल्टा करके लिख सकते हैं, sin x को इधर लिख सकते हैं, cosec x को इधर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, x बराबर डज नॉट इज इक्वल टू n पाई, x बराबर n पाई, x बराबर n पाई वेयर n बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पर z की जगह पे रियल नंबर कर दिया गया, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रियल नंबर नहीं होना चाहिए, रियल नंबर होगा तब तो बात आ ही जाएगी, क्योंकि अगर रियल नंबर हो गया, मान लो फ्रैक्शन में हो गया, और फ्रैक्शन में आपको पता है कि π/6 हो गया, यानी कि वैल्यू हमने क्या रख दिया यहाँ पर, मान लीजिए पाई हमने लिया, ठीक है। आपने कहा कि साइन एक्स, एक्स मतलब क्या है, एंगल, और एंगल कितना नहीं होना चाहिए, n पाई नहीं होना चाहिए। और n पाई का मतलब, n मतलब कुछ भी नहीं, 1 2 3 नहीं होना चाहिए बस। अब मान लिया हमने क्या ले लिया, पाई ले लिया, ठीक है, और आपने कह दिया कि रियल नंबर भी नहीं होना चाहिए, रियल नंबर भी न लो, रियल नंबर में वो भी फ्रैक्शन भी आ जाता है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न अंक भी आ जाता है, यानी π/4 हमने ले लिया। तो π/4 की वैल्यू क्या एग्जिस्ट नहीं करती है, साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन π/4 का मतलब क्या होता है 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और √2 1/√2 यानी कि √2 ऊपर चला जाएगा, तो cos x बराबर कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। या फिर यूँ कह लीजिए साइन 45 की वैल्यू कितना आ जाएगी, साइन 1 या फिर हाँ साइन cosec 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। cosec 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। लेकिन आपने क्या देखा, जब मैंने फ्रैक्शन लिया, फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि पाई मैंने ले लिया और n बराबर कितना ले लिया हमने, 1/4 ले लिया, यही तभी तो भैया π/4 आया है। बात को समझिए आप ध्यान से, पाई हमने ले लिया और n का मतलब कितना ले लिया 1/4, तो इसको गुणा कराएंगे तो π/4 नहीं हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, और π/4 का मतलब होता है 45। बात समझ में आ गया? नहीं याद हो रहा तो 4 दिख रहा है, 4 से 45 समझ लीजिए, ठीक है 45। तो π/4 की वैल्यू कितनी आ गई, √2, किसकी, cos π/4 की वैल्यू √2, और sin π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन जो होता है cosec का उल्टा होता है, तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 और cosec 45 की वैल्यू √2। लेकिन यहाँ पर किसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, एग्जिस्ट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दर्शाया नहीं जाएगा, यहाँ पर अस्तित्वहीन हो जाएगा। किसकी वैल्यू अस्तित्वहीन हो जाएगी, जब यहाँ पर n पाई होगा, और n किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर में बिलोंग करेगा, ना प्लस में हो ना माइनस में, पूर्णांक संख्या नहीं होनी चाहिए। बस मेरे कहने का मतलब क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? इतना कॉन्सेप्ट बताने में मैंने जितना भी मिनट लिया होगा आपने देख लिया होगा, 10 मिनट हो गया लगभग, या फिर 8 मिनट मान लीजिए। 8 मिनट में मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, और मैं आशा करता हूँ यदि आप यह कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान से अपनी दिमाग की बत्ती खोलकर, दिमाग का ताला खोलकर आपने सुना होगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा, और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बस गया होगा। आप ये कॉन्सेप्ट भूलने वाले नहीं हैं, बशर्ते आपको रिवीजन करते रहना है। n पाई के बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि n पाई पर वैल्यू क्या आ जाएगी, इनडिटर्मिनेट आ जाएगी, अनडिफाइंड आ जाएगी, अपरिभाषित आ जाएगी, या फिर कह लीजिए अनंत आ जाएगा। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर चलते हैं, इनमें क्या कंडीशन कह रहा है भैया, हमारा कंडीशन कुछ दूसरा है। ये भैया दूल्हे साहब हैं, ये सही वाले साहब हैं, बगल में बैठते हैं ना, ये कहते हैं दूल्हा तो दूल्हा रह जाता है, सही वाला कुछ ज़्यादा ही मांग लेता है ना, उसको पता होता है मुझे मिलने वाला तो है नहीं, तो वो कुछ ज़्यादा ही मांग लेता है। बात समझिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है, वेयर x बराबर क्या होगा 2n+1, 2n+1 इंटू पाई, यानी x बराबर की वैल्यू 2n+1 क्या होता है, बात समझिए, x बराबर डज नॉट इज इक्वल टू 2n+1 पाई, वेयर n बिलोंग्स टू कहाँ, z, वेयर n बिलोंग्स टू कहाँ, z। बात समझ में आ गया आपको? 2n+1 अपॉन π/2। एक मिनट, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इन सभी चीज़ों को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। वाटर, चलिए देखिए इधर, देखिए ध्यान से। अब आपको क्या पता है कि साइन इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, वेयर x डज नॉट इज इक्वल टू 2n+1 पाई/2, इतना नहीं होना चाहिए। वह जहाँ
n कहाँ बिलोंग करेगा, z में। तो इतना आपको देखना है कि ये नहीं होना चाहिए। 2n+1 का मतलब क्या हुआ, कोई विषम संख्या। आपको पता है ऑड नंबर, ऑड नंबर को किससे लिखते हैं, ऑड नंबर को किससे लिखते हैं, यानी विषम संख्या। विषम संख्या को आपको पता है किससे लिखा जाता है, 2n+1 के फॉर्म से लिखा जाता है। n जहाँ क्या होता है, कोई भी इंटीजर होता है या फिर नेचुरल नंबर कर लीजिए, n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो 2n+1 क्या होता है, आपका ऑड नंबर होता है। क्या होता है, ऑड नंबर, ठीक है। 2n+1 क्या होता है, आपका ऑड नंबर होता है। और 2n+1 ऑड नंबर बटा 2 नहीं होना चाहिए। ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर 1/2, 3/2 ये सब नहीं होना चाहिए। किसमें, इस वाले कंडीशन में, तभी आपका सही रहेगी वैल्यू, ठीक है, तभी यह वैल्यू आपकी सही रहेगी। अब देखिए आगे चलिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, फिर वही कंडीशन, 0 हो जाएगा नीचे, नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वैल्यू 0 आ जाएगी, और जब नीचे वैल्यू 0 आ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम इसमें बात करें, अगर कैसे 0 होगा एक बार देख लेते हैं। n बराबर हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो 2 दूना से कितना हो गया, 4, 4 1 5/2, यानी 5/2 पाई, यानी 5 पाई बटा 2 कह लीजिए। 5 गुणे 180/2, 2 9 18, यानी 9 5 45, 450, 450 आपको कितना लिख सकते हैं, 450 को, यानी कि 360 + 90, 360 + 90। और कोई भी 360 + थीटा बराबर चेंज होता नहीं है, पॉजिटिव ही रहता है, बस इतना समझ लीजिए, चेंज नहीं होता, पॉजिटिव ही रहता है। यानी कितना था आपका, कॉस था, तो कॉस ही रह जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, फिर 0 आ गया। यानी कि आपने कितना लिया, n बराबर आपने कितना लिया था, 2 लिया था, तो 2 दूना 4 किया और 1 5 कर दिया, 2 दूना 4 1 5 पाई/2, किसमें, कॉस में। और कॉस 5 पाई/2 की वैल्यू मैंने निकाला, यहाँ पर देखा, 5 मैंने निकाल कर देखा, कॉस 5 पाई/2 की वैल्यू, तो कितना आ गया, 0 आ गया, और 0 यानी कि 1/0 आ गया। फिर क्या मामला, फिर से वही आ गया, 1/0, तो फिर इसको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो फिर क्या हो जाएगा, 1/0। इसका मतलब यह कंडीशन नहीं होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज होनी चाहिए। बात समझ में आ गई आपको। ये जो कंडीशन लिखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बताना जरूरी समझा आप सभी के एग्जाम्स के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। और नोट करने के साथ साथ में देखिए, अब तक जो आपने पढ़ा है उसको तो रिवाइज करिए ही करिए। यदि आपको रिवाइज हो चुका है, याद हो चुका है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसको याद कर लीजिए। और यह कॉन्सेप्ट जो बताए जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बेहद जरूरी हैं आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तब बच्चे कहते हैं कि ऐसे सारे कॉन्सेप्ट मैंने देखे ही नहीं, ये सारे हमारे सिलेबस में थे ही नहीं। जो बच्चे अच्छे से पढ़े होते हैं उनको पता होता है, तो कुछ ही होते हैं जो ये कॉन्सेप्ट उठाकर फोड़ पाते हैं, और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मुंह लटका कर चले आते हैं और कहते हैं ये हमारे सिलेबस में था ही नहीं, है ना। और जो फोड़ते हैं वही 100 में से 100 नंबर लेकर आते हैं। बात समझ में आ गया आपको। 100 आउट ऑफ 100 हु स्कोर्स, हु हैव स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट, सो डू नॉट गिव द चांस टू योर मिस्टेक्स टू मेक द मिस्टेक्स, डू नॉट गिव द चांस टू योर मिस्टेक्स टू मेक द मिस्टेक। अपने मिस्टेक को ये चांस मत दीजिए कि आपके लिए मिस्टेक्स बन जाए। बात समझिए यहाँ पर ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट आप पहले ही पढ़ के जाइए। बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। कॉर्ड के लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए उसको हम देखते हैं, ठीक है। ऑड नंबर मैंने आपको बताया किस फॉर्म का होता है। अब देखिए आगे, ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। देखिए बात करेंगे हम हर एक क्वेश्चंस की, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम तो इजी मिलेंगे। लेकिन आप क्या सोचेंगे, सर ने पढ़ाया, ये सारी चीज़ें आपको फालतू में पढ़ाई जा रही हैं। बात से ये कान खोल कर सुन लीजिए आप कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें आपके लिए फालतू नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट बेहद ज़रूरी है, और बेहद इस प्रकार से ज़रूरी है कि आपकी जब कभी आप फ्यूचर में कोई भी अच्छा एग्जाम देंगे, आईआईटी देंगे, एनडीए देंगे, या फिर एयरफोर्स में भी देंगे, तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आप इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तब आप महसूस करेंगे कि हाँ मैंने कहीं पर पढ़ा था ये चीज़ें। तो ये आपका बेस बिल्डिंग है, ये फाउंडेशन बनाएगा आपका, ऐसी फाउंडेशन बनाएगा, उस पर कितनी भी बिल्डिंग है, कितनी भी ऊँची बिल्डिंग खड़ी कर दीजिए आप, गिरने वाला नहीं।
तो चलिए फिर से आगे चलते हैं और आप क्या बताते हैं आपको tan वाला फार्मूला। tan में क्या होना चाहिए, ठीक है, tan मैंने आपको बताया था, कॉट के लिए समझिए फिर tan के लिए समझते हैं, ठीक है। कॉट के लिए, कॉट क्या दिया गया है, cos x बटा sin x, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, x डज नॉट इज इक्वल टू n पाई, n पाई, फिर से वही कंडीशन, n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मान लिया हमने पाई ले लिया और tan पाई की वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो tan पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan पाई की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 की वैल्यू आपको पता है 0 होता है। क्यों, क्योंकि tan 90 की वैल्यू कैसे 0 होता है, सॉरी इनफाइनाइट होता है, कैसे, देखिए सॉरी 0 होता है, देखिए tan पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos tan पाई की वैल्यू यानी कि sin पाई बटा cos पाई, या फिर इसको ये लिख लीजिए tan 90 प्लस 90, और tan 90 प्लस 90 बराबर माइनस cot 90, और cot 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस cos 90 अपॉन sin 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 अपॉन 1, यानी कि 0 हो जाएगा। tan पाई की वैल्यू 0 आएगी, और जैसे ही 0 आएगा 1 अपॉन 0 बन जाएगा, और 1 अपॉन 0 का मतलब साढ़े सत्यानाश, 1 अपॉन 0 का मतलब साढ़े सत्यानाश। मैंने कब कब दिखाया है चीज़ें आपको, जब 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 हमने क्या लिया है, x बराबर n पाई लिया है, x बराबर जब जब n पाई लिया गया है तभी ये चीज़ें आपको देखने को मिली, यानी 1/0 कब अब आपको देखने को मिला है, जब आप x बराबर n पाई लिए हैं। n पाई का मतलब ये हुआ सम संख्या के साथ में गुणांक पाई का, पाई का गुणांक क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, सॉरी सम संख्या नहीं, कोई भी नेचुरल नंबर या फिर कह लीजिए इंटीजर, माफ कीजिएगा, पूर्णांक होना चाहिए। इसका गुणांक अगर पूर्णांक है, पाई का गुणांक पूर्णांक है, तो कॉट वाले में और कॉसेक वाले में यानी साइन वाले में, कॉट वाले में और साइन वाले में दिक्कत पैदा करेगी। और यदि इसका गुणांक विषम संख्या है, विषम संख्या बटे 2 है, तो सेक वाले में डिस्टेंस पैदा करेगा और टैन वाले में दिक्कत पैदा करेगा। किसमें, टैन वाले में दिक्कत पैदा करने वाला है, ठीक है। अगर टैन की बात करें हम, तो आपको पता चल गया ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, यानी x डज नॉट इज इक्वल टू n पाई, x डज नॉट इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। बात समझ में आ गया। tan पाई, tan x की बात करें तो tan x बराबर होता है cot x, 1 अपॉन कॉट एक्स, क्या होता है 1 अपॉन कॉट एक्स। और इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं साइन एक्स बटा कॉस एक्स, साइन एक्स बटा कॉस एक्स। आपको कुछ ज़्यादा याद करने का जरूरत नहीं है, 1 अपॉन साइन एक्स बराबर कॉसेक एक्स, तो साइन एक्स बराबर 1 अपॉन कॉसेक एक्स, कॉस एक्स बराबर या फिर सेक एक्स बराबर 1 अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स बराबर 1 अपॉन सेक एक्स। भैया हम ऊपर आए तो तुम नीचे जाओ। आपने झूला देखा होगा ना बचपन में, ऐसे करके ऐसे था, तो ये झूला जब आप यहाँ पर बैठते थे और एक यहाँ पर बैठता था, तो जब आप नीचे होते थे तब वो ऊपर जाता था, और वो ऊपर होता था तब मान लीजिए आप नीचे आए तो झूला किस प्रकार से हो जाएगा, तब इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो ऊपर उठ गया। तो यानी कि ये बैलेंस सीट है, ये बैलेंस पिलर है, इस बैलेंस पिलर पर आप ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। उसी तरीके से है, जब कॉस नीचे चला जाएगा तो सेक ऊपर आ जाएगा, और सेक नीचे चला जाएगा तो कॉस ऊपर आ जाएगा, और ऐसे ही तरीका यहाँ पर भी है। कॉट में, कॉट और टैन में रिलेशन होता है, टैन नीचे जाएगा तो कॉट ऊपर आएगा, और कॉट नीचे जाएगा तब टैन ऊपर आएगा। कॉट नीचे गया तो टैन ऊपर, और टैन नीचे गया तो कॉट ऊपर। अब कॉट और टैन में एक रिलेशन और होता है, इसमें क्या होता है, कॉस, कॉट में क्या होता है, पहले सी आता है तो याद कर लीजिए कॉस बटा साइन। टैन में क्या आता है, साइन आता है तो पहले यन आ जाएगा, यानी कि लास्ट में यन दिख गया। कोई भी तरीका अपना सकते हैं याद करने के लिए, यदि आपको नहीं याद हो रहा है तो। टैन में क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है, तो टैन यन आ गया, टैन न, तो फिर साइन ना आ गया, तो यानी कि साइन बटा कॉस। और कॉट में यानी सी आ गया लास्ट शुरुआत में, तो यहाँ पर भी सी आ गया थी शुरुआत में, तो ये हो गया आपका। और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए x डज नॉट इज इक्वल्स टू, x डज नॉट इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बटा 2 वेयर पाई सॉरी n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे, 4 कॉन्सेप्ट थे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट थे आपके हर एक एग्ज़ाम्स के लिए, आपके सिलेबस के लिए और आपके फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए। अब इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी मन करे वैसा ही भी कर लीजिए, बशर्ते आपको पढ़ना है, इन चीज़ों को याद करना है, ठीक है।
29 मिनट हो रहा है, 15 मिनट हो 15 15 4 पर 4 PM में 4 5 मिनट पहले। तो आपने स्क्रीनशॉट या फिर नोट करना होगा तो कर लिया होगा। आगे चलते हैं, अब आपको बताते हैं आगे को कॉन्सेप्ट पढ़िए भैया, कॉन्सेप्ट तभी बढ़ पाएंगे आगे। कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ में अब आपको फाइंड करके दिखाते हैं हर एक टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू। जो हमने हेडिंग डाला था आपको वो बताते हैं, ये तो हेडिंग के बियॉन्ड था। अब आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखिए, यदि आपका रास्ता क्लियर है तो आप अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम करके भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका रास्ता नहीं क्लियर है तो आपको फॉर्चूनर दे दिया जाए, फिर ऑडी दे दिया जाए, या फिर कोई लंबोर्गिनी दे दिया जाए, आप सफ़र का आनंद नहीं उठा सकते, मंजिल को शायद ही प्राप्त कर सकते हैं। रास्ता क्लियर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, आपका रास्ता क्लियर किया है। आपको यदि बात की जाए ना, कोई आपको कहते हैं कि एक कोई घोड़ा ही दे दिया जाएगा तो अंधेरी रात में भी आप फतेह कराएंगे अपनी मंजिल को। चलिए अब देखिए कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है, 0 π/2 π/4 π/3 π/6। 0 वैल्यूज एट 0। भाई साहब एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, यह है कॉन्सेप्ट। सारा सिलेबस प्रारंभ बैच का जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये बोथ बोर्ड के लिए, बोथ ऑफ द बोर्ड, यूपी प्लस CBSE बोर्ड और प्लस ICSE बोर्ड जो भी होता है, ठीक है। तो इन सभी बोर्ड्स के लिए है ये कॉन्सेप्ट। मैं इंग्लिश में भी आपका एनालिटिक्स कर रहा हूँ और हिंदी में भी, तो आप ये बात ध्यान में रखकर पढ़िए कि ये किस बोर्ड का है ये मायने नहीं रखता है। जब आप कंपटीशन का फॉर्म भरते हैं तो ये नहीं पूछता आप किस बोर्ड से थे। हाँ, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भरवा लिया जाता है, आपसे फॉर्म में फिल करवा लिया था कि किस बोर्ड से थे वो। तो ये क्वेश्चन आपको या फिर कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन तो नहीं लेकर आता कि ये यूपी बोर्ड के लिए बच्चों के लिए है, ये बिहार वाले बच्चों के लिए है, ये महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए है, दिल्ली वालों के लिए, या CBSE वालों के लिए, ICSE वालों के लिए। वो सारों के लिए एक क्वेश्चन पेपर बनाता है और आपको डिलीवर करता है सॉल्व करने के लिए, और उसको सॉल्व करते हैं आप बड़े चाव से सॉल्व करते हैं। तो उसी चाव को बनाए रखते हुए, उसी क्यूरियोसिटी को बनाए रखते हुए यहाँ पर पढ़िए। यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल मोड में पढ़ाया जा रहा है, बस कॉपी पेन उठाना है और आपको जुट जाना है उन क्वेश्चंस पे जो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ हर एक क्लास में। हाँ, उस क्वेश्चंस को उस क्लास में आपको नहीं दिया जाता जिस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा होता है। तो इस क्लास में आज क्या चल रहा है, आपका नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें आपको क्या पढ़ रहे हैं, उसमें आप लोग पढ़ रहे हैं वैल्यूज फाइंड करने को, कैसा फाइंड करते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़िए, आगे क्या है आपका, ठीक है। ये सभी बोर्ड्स के लिए है, आप ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। कौन सी राइटर की बुक है, RD शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट RD शर्मा। चलिए अब वैल्यूज पता करनी है आपको। 0 π/2, 0 π/6 कर लीजिए, π/3 π/4 कर लीजिए, फिर π/3, फिर π/2 एंड π/2। इन पर वैल्यूज पता करनी है आपको, ठीक है। तो वी हैव लर्न द साइन 0 = 0। ये पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब इसमें आप कौन सा कॉन्सेप्ट सीखिए। सबसे पहले आप क्या सीखिए इसमें, सबसे पहले क्या कीजिए, साइन 0 की वैल्यू फाइंड कीजिए, कॉस 0 की, साइन π/2 कॉस π/2, और कॉस पाई साइन पाई, और साइन 3 π/2 कॉस 3 π/2 की वैल्यू, ठीक है। इन पर वैल्यू को पता कीजिए। उसके बाद में कॉस 2 पाई कॉसेक 2 पाई जो वैल्यूज़ नहीं डिफाइंड है उनको पढ़िए। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे आप, सेक वाला वैल्यू फाइंड कीजिए, है ना। और
सारे वैल्यूज़ अलग अलग निकाला गया है इसमें, तो मैं आपको कंक्लूड करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। बस इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थोड़ी कम है तो उनको मैं कॉन्सेप्ट कंक्लूड वे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए आप। और हाँ, इसको इकट्ठा मत कीजिए कि इकट्ठा करके हम नोट करेंगे, आप एक एक सेशन को कंप्लीट करते रहिए, अपना भार उतारते रहिए, ताकि आपको बस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन सॉल्व करने रहें। आपको यह ना करना रहे कि बस आप क्या कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करते जा रहे हैं, आपको समझ में आने वाला है नहीं, बाद में भूल ही जाएंगे, पक्का है, बता दे रहा हूँ आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो भी डिलीवर डेली कराया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए, हर हाल में पढ़ते रहेंगे। ध्यान से देखिए आप, यदि कोई भी मंजिल है, मंजिल का मुसाफिर चलता जा वरना फिर मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल का मुसाफिर तू चलता जा, एक एक पग तू बढ़ता जा वरना फिर मंजिल नहीं मिलेगी। ऐ मंजिल के मुसाफिर चलता जा। अब आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर पैर नहीं रखूँगा, यहाँ पर पैर नहीं रखूँगा और डायरेक्ट मैं यहाँ पर चला जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ चला जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ चला जाऊँगा। आप यहाँ पर खड़े हैं, कोई बंदा एक दिन एक एक करके यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा, आप सोच रहे हैं कि अभी तो यहीं पर पहुँचा है, अभी कौन सा समय है। वो बंदा आराम से चल रहा है, उसका बीच में अगर तबीयत भी खराब हो जाएगा, उसकी स्थिति भी नहीं सही रहेगी, तो वो 2 दिन आराम कर सकता है। और आप यहाँ से यहाँ छलांग लगाने के लिए क्या प्रैक्टिस हैं, इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस्ड हैं? नहीं हैं, क्योंकि आपने उतना मेहनत आज तक नहीं किया है। बात ध्यान से सुनिए, जो मेहनत होता है, पेन क्रिएट द मैन, पेन क्रिएट द ब्रेव मैन, सबसे बहादुर, ब्रेव एंड हार्डर मैन या स्ट्रेंथेंड मैन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, पेन जो दर्द होता है वो क्या करता है, एक बहादुर, स्ट्रेंथफुल वाला, साहसी ऐसा आदमी आपको बना देता है। पेन यानी दर्द का यह काम होता है, आपको साहसिक बनाता है, आपको क्रिएटिव माइंड वाला बनाता है, आपको सेंसिटिव बनाता है, और हार्ड यानी जो आपके अंदर हार्डेस्ट होती है वो बढ़ जाती है, दृढ़ निश्चय की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। तो ये मत सोचिए कि लगातार आप बढ़ते रहिए आगे और आपको मंजिल कब मिल जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैं भी यही करता था कि सोचता था कि अभी थोड़ा सा हुआ है कर लूँगा, लेकिन मैंने फिर बाद में रियलाइज़ किया ये चीज़ें काफ़ी घातक सिद्ध हुई हैं। आप सोचते हैं कि मेरी मंजिल है, 2 महीने के बाद मुझे मिल जाएगा, कतई नहीं मिलने वाली है। आपको क्या करना है, सिर्फ 24 घंटे में अपना प्लान देखना है। यू हैव टू फाइंड योर strategy within 24 hours. You have not to seeking for 2 months later and 2 years later. That is not in your hand. In your hand today. The time of today in your hand, inside of your hand. So you have to grasp with that time. You have to utilize that time that you have got today. This is the day that create your future, that give your goal. By giving the all respect of yourself, by giving the all hard work of yourself, you get the goals. This is the day. So इस दिन से आपको शुरुआत करनी है। आज तो मैं थोड़ा सा बियॉन्ड टॉपिक जाना पड़ा मुझे, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ आपका रास्ता। आपको रास्ता अपना माइंड में रखना है, ये चीज़ें आपको दिमाग में बनाए रखनी है कि यह चीज़ें कौन करेगा, इसे आप नहीं करेंगे। देखिए, यदि कहते हैं ना सचिन तेंदुलकर बनाए जा सकते, किसी सचिन तेंदुलकर के खेलने से कई सचिन तेंदुलकर बन जाते, तो सचिन तेंदुलकर जी को पता नहीं कितने रुपयों का ढेर लग जाता और सचिन तेंदुलकर जी को खिलाया जाता कि आप 2 साल और खेलिए ताकि 2-4 सचिन तेंदुलकर और बन सकें। ऐसा नहीं हो सकता। अगर खुद भी सचिन तेंदुलकर खेल कर अपने बच्चों में वो एबिलिटी डाल सकते कि हाँ मैं खेल लूँगा, मेरी प्रैक्टिस तुम ले ले और तू भी खेल, तू भी दूसरा सचिन तेंदुलकर बन जा, या तू भी धोनी बन जा। मिस्टर धोनी, मिस्टर सचिन तेंदुलकर, जो भी सम्मानीय लोग हैं, ये सब लोग अपना दिन और रात दृढ़ निश्चय के साथ में, संकल्प के साथ में, कॉन्सिस्टेंट कॉन्टिन्यूअस मैनर में अपने गोल तक पहुंचने का प्रयत्न किया है। प्रयत्न ही नहीं किया है, सफल कोशिश की है और उन्होंने पहुंच कर दिखाया भी है, जो आपके सामने मौजूद है। मैं नहीं कह रहा, ये उनका वर्ड्स बोलता है, डोंट फाइंड शॉर्टकट्स, इट मीन्स यू आर फाइंडिंग शॉर्टकट्स।
This is the mean you are finding shortcut, that you are eliminating 2 or 3 steps between these 2 points A and B. You can consider A and B 2 points. You are eliminating, ये आप गायब कर रहे हैं, जो 2-4 स्टेप है, इस स्टेप को गायब कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने लक्ष्य के स्टेप को गायब कर रहे हैं. You follow the step, you follow the process, then you will feel the happy after getting the goal. You will feel the happy after getting the goal. So you follow the process even in every situation, even in any circumstances. आप कॉन्सेप्ट को जानने के साथ में वर्क कीजिए, अपने क्वेश्चन तक जाइए. ये कॉन्सेप्ट को छोड़कर मत जाइए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया. धैर्य रखिए, पेशेंस. यू शुड हैव पॉसेस पेशेंस. पेशेंस इज, मैंने कल भी आपको बताया था, नेक्स्ट सेशन में क्लास 12 वालों को भी ये बताया है, आपको भी बता दे रहा हूँ कि पेशेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू गेट द गोल, टू कंकर द गोल. पेशेंस बहुत ही अच्छा और कह लीजिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपको गोल दिलाने के लिए. ठीक है, तो आपको गोल को अचीव करना है यदि, तो पेशेंस का होना भी बेहद जरूरी है आपके अंदर. अब हम बात करें आपके, एक बात और मैं आपको बताऊंगा, वो क्या है आपका कि हाँ इन स्टेप्स को मत खोइए. आप जो स्टेप्स बीच में हैं इन स्टेप्स को गायब मत कीजिए और आप पढ़ते रहिए हर एक कदम तक. जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर तू संग है. तो जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. जिंदगी में जब गोल क्या है, गोल तो रास्तों का क्या है, एक सफ़र में आपको मिलने वाला एक मंजिल है जो मिल जाएगा, आपका सफ़र चलता रहेगा. सफ़र को जारी रखना है तो गोल कई मिलेंगे. यदि गोल को पाना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सफ़र का आनंद ले पाएँ या फिर आपको गोल मिल ही जाए. ये सफ़र में आपके कुछ पड़ाव हैं, ये सक्सेस क्या है, सफ़र में पड़ने वाले आपके कुछ पड़ाव हैं जिनको आपको बस आनंद थोड़ा सा मिल जाएगा. कहते हैं ना कि रास्ते में जब स्टेशन पे कहीं पर ट्रेन रुकती है तो आप फ्रेश हो लेते हैं, थोड़ा सा मुंह हाथ धो लेते हैं और थोड़ा सा आपको पानी मिल जाता है, चाय मिल जाता है, बिस्किट मिल जाता है. ठीक उसी तरीके से सक्सेस है. आपका सफ़र चलता रहेगा ज़िंदगी भर. आपका सफ़र, यदि आप सफ़र का आनंद ले रहे हैं फिर मंजिल की चिंता छोड़ ही दीजिए, कर्म कीजिए. भगवत गीता में लिखा है कर्म कीजिए, करते रहिए, सफ़र मिलता चला जाएगा. कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे. क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में आप उड़ाते जाएंगे, इसे चुटकी मारकर फूंक देंगे और उड़ जाएगा क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाइए. डू नॉट मग अप एनीथिंग, यू डू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद डिटेल अंडरस्टैंडिंग विद मी, विद 3 क्लासेस. सो यू आर फाइंडिंग द बेस्ट कॉन्सेप्ट, most authentic concept and most reliable concept with the purpose of examination. So do pursue this concept, do pursue these classes, do subscribe this Reclasses 11 channel and do share your friends and do follow regularly and consistently to get the goal. This is the process, this is the journey of your goal. सो हम आपको क्या बता रहे थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए. आपको प्रोसेस फॉलो करना है और हम आपको कुछ ये वैल्यूज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, उन वैल्यूज़ को आपको याद करना है. नेक्स्ट सेशन में आपका डिटेल में वैल्यू बताया जाएगा. यदि आपको ये क्लासेस में जो भी बताया जा रहा है आप पढ़ चुके हैं, आप 2x पे करके देख सकते हैं, लेकिन स्किप नहीं करना है किसी भी हाल में. मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा व्यूज़ बढ़ेगा, मेरा ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा. I do not care about these things because I am not greedy about these things. I greedy about my passion. I greedy about my creativity. That what I'm doing here. I'm not seeing these things. That's how many views are getting to these videos and how many likes are getting to these videos, are going to with these videos. I do not care about these things because I am greedy about my passion. I am greedy about my duty and my responsibility that I am following today. Okay, मैं अपनी पैशन और अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ. फल की इच्छा मुझे नहीं है. फल मिलेगा निश्चित है, कब मिलेगा ये नहीं पता है, लेकिन हाँ ज़रूर मिलेगा. आप पढ़ रहे हैं, आप सौभाग्यशाली हैं. उससे ज़्यादा मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं यदि आप अपना एफर्ट लगा रहा हूँ कि इस देश की कुछ सक्सेस
सक्सेस तक पहुंचने में आपका सहयोग कर रहा हूं, तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली ऐसे ही कई होंगे। तो आपको भाग्यशाली बनाने में मुझे अपना एक कदम और बढ़ाना, अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाना है क्लासेस। तो ये क्लासेस में कुछ मैं ज़्यादा ही आपको थोड़ा सा आउट बियॉन्ड द टॉपिक चला गया, लेकिन हाँ ये चीज़ें आपको बहुत बेहद ज़रूरी थी जो आपको बतानी थी। काफ़ी लंबे समय से इसका वेट था, तो इसको आप समझ लीजिए और कहीं ना कहीं इसका आप फ़ायदा उठाइए। जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। हर एक कदम पर ज़िंदगी एक नई जंग है, हर जंग को जीतिए। हर कदम पर ज़िंदगी नई जंग है, हर दिन नई जंग है, हर दिन आपको जीत कर जाना है। तो एक लास्ट और कंक्लूजन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो कंक्लूजन है वो आपका क्या है, you have to follow the 24 hours of your life, 24 hours per day that you are getting or not। इसको आप पा रहे हैं, इसका मतलब ये श्योर है। 100 का कितना गुना कर लीजिए आप, या फिर 100 ही कह दीजिए, 100% ये श्योर है कि आपको गोल मिलेगा। इफ यू आर गेटिंग 24 आवर्स, ये 24 घंटा जो आपको मिल रहा है, इस 24 घंटा में यूटिलाइज कर रहे हैं, इस 24 घंटा को आप फोड़ तोड़ रहे हैं, इस 24 घंटा को आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, इस 24 घंटे में आप पेन हासिल कर रहे हैं, दर्द हासिल कर रहे हैं, इसका मतलब आपको गोल मिलेगा। ये 100% है, ये मेरा बिलीव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। दैट्स आई एम फॉलोइंग दीज थिंग्स एंड आई विल गिव यू द रिजल्ट्स in upcoming days, in upcoming months, in upcoming half and years. You will follow these things, you will get the results too with me, and you will contribute the success of yourself to your nation, for the development of nation, for the growth of nation. So these are the things that I wanted to tell you from a long time, so that I have told you. So you should follow these things for getting the goals, for reaching to your success and reaching to your goals, to conquering your goals. इस 24 आवर्स को आपको यूटिलाइज करना है। 8 में डिवाइड कर लीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कहीं भी आप कहीं पर जाएंगे, इंस्टाग्राम पर भी जाएंगे, हर एक जगह पे 2 पहलू होते हैं या फिर 3 पहलू होते हैं। एक आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, एक आपका लक्ष्य तक पहुंचाने वाला होता है, और एक मोटिवेटर होता है। आप कहीं पर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, मैं जब यूज़ करता हूँ मुझमें क्या मिलता है, हमारे जब हमारा फ़ोन खुलेगा तो उसमें क्या देखेंगे आप, यही सारी चीज़ें आ रही हैं। आपको क्रिएटिविटी आ रहा है, आपका पैशन आ रहा है, उसमें कोई इंटरटेनमेंट का साधन आ ही नहीं रहा। जो आप देखेंगे वही आपके मोबाइल में आना शुरू हो जाता है, वो प्रोसेस फॉलो करने लगता है। इसका मतलब आप माइंड जहाँ लगाएंगे, माइंड वही आइडियाज़ को आपके माइंड में सेंड करेगा जो आइडियाज़ आप यूज़ करते हैं। मनुष्य के पहले टेल होती थी, पूंछ होती थी, पूंछ का यूज़ खत्म हो गया, पूंछ की उपयोगिता खत्म हो गई, तो पूंछ भी खत्म हो गया। जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है वो चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। जिस चीज़ें की दिमाग को संप्रेषण की आवश्यकता होती है, जिस चीज़ों को उसका यूटिलाइज करना होता है, वो चीज़ें संप्रेषित के माध्यम से विचार, वो थॉट्स आपके मन से आपके दिमाग में प्रसारित हो जाती हैं, वो थॉट्स आपको मिल जाते हैं। बस 24 आवर्स को आपको जीतना है। जब आप बेड टाइम पे जाएं तो आप एक चीज़ पाएं, क्या, दैट्स यू आर गेटिंग और नॉट, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस से आपको क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन। Whether you are getting satisfaction at the time of your getting sleep, when you are going to sleep at your bed at night, then whether you are getting or not satisfaction, this is the most important thing that you should to get every night when you going to sleep. Satisfaction मतलब ये हुआ संतुष्टि। आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? क्या आपने दिन भर जो व्यतीत किया उससे आप संतुष्ट हुए? यदि आप संतुष्ट हैं इसका मतलब आगे भी आप संतुष्ट रहेंगे। यदि आप पर डे नहीं संतुष्ट हैं इसका मतलब आगे भी नहीं संतुष्ट हैं। और संतुष्टि कहाँ से आती है, सेक्रीफाइस से आता है। सुप्रीम सेक्रीफाइस गिव द सुप्रीम मोस्ट सुप्रीम सेटिस्फैक्शन एंड मोस्ट सुप्रीम सक्सेस। सुप्रीम सेक्रीफाइस कीजिए, विशाल त्याग कीजिए। सेक्रीफाइस क्रिएट्स द सेटिस्फैक्शन। सेक्रीफाइस दिन भर करेंगे तभी आप सेटिस्फैक्ट रहेंगे। बात समझ में आ गई? कुछ शराबी होते हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं, सोने के वक्त वो संतुष्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मिल चुकी है जो उनको आवश्यकता थी। तो क्या आपको मिला? क्या आपको आवश्यकता है वो चीज़ें आपने कंप्लीट की? क्या आपने डेली टास्क कंप्लीट किया? क्या आपने पढ़ा क्लासेस को? क्या आपने एनालाइज किया? वो चीज़ें आपको क्वेश्चंस में जो आपको होमवर्क में दी गई थी वो आपने सॉल्व किया?
क्या आपने सेल्फ स्टडी की? क्या आपने मॉर्निंग में उठते समय वर्कआउट किया? क्या आपने अपने बड़ों का ओबे किया, अनुपालन किया? जो आपको काम कहा जा रहा है, आपको आज्ञा दी जा रहा है, उसका अनुपालन किया आपने? आपने क्या अच्छा किया दिन में? अपने आपने क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मीन्स whether you are donating of your hard work to someone who are needy about these things. क्या आपने दिया उन चीज़ों को? श्रमदान किया आपने? इन चीज़ों को आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप संतुष्ट हैं और डेली संतुष्ट होते चले जाएंगे। आप एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये झंडा आपका होगा। झंडा थोड़ी ना, आगे भी जाएंगे, बहुत सारे से बड़े बड़े झंडे आपको मिलेंगे। फॉलो द प्रोसेस एंड फॉलो द जर्नी. Journey creates you happy and your happier mind creates give your success and creates your knowledge of your creativity and confidence. चलते हैं, आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा था, ये सारी चीज़ें आप दिमाग में नोट कर लीजिए। ये सारे चीज़ें जो आपको बताई गई हैं, इनको आप कभी नोटबुक पर, कहीं डायरी में अपने नोट कर दीवार पर स्टिक कर दीजिए, चिपका दीजिए, ताकि आपको ये डेली मॉर्निंग में दिखाई पड़े और आप इन चीज़ों को फॉलो करते रहें। बिकॉज इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द concept, you are not following the direction of coaches that you have given for your practicing your daily, then it means you are losing your time. You have not lost your time. You have not lost your time. If you are invested your anywhere, then you follow that things that you have, that will give you the results and positive results. So these are the things that was very very important for yourselves, all of yourselves, even for me. These things I am following, that I am telling to you. अब देखिए आगे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आगे क्या दिया गया है आपको? साइन जीरो की वैल्यू फाइंड कीजिए। और देखिए कुछ कॉन्सेप्ट इसमें बताया जा रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा, काफ़ी एक थोड़ा सा टॉपिक ही लंबा है, तो इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, और साइन जीरो की वैल्यू यदि जीरो है, ठीक है, इसमें से किस तरीके से दिखाया जाए आपको? कॉस की वैल्यू पता कर ली जाए। चलिए देखिए, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है ना, तो कॉसेक जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉसेक जीरो का वैल्यू आप मत देखिए, पहले सबसे पहले कॉस की देखिए। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि आपको पता है ट्रांसफॉर्म हो जाता है इधर का उधर। और साइन किसकी वैल्यू? साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। यानी कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू पता कर लीजिए, चाहे आप साइन पाई की वैल्यू पता करें। सबसे पहले साइन पाई की वैल्यू, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। क्यों होती है मैंने आपको सॉल्व करके बताया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। साइन पाई को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना, आधा प्लस आधा बराबर 1। तो साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा? कॉस पाई बाई 2। क्यों कॉस पाई बाई 2 क्यों होगा? ASTCR पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, साइन इसमें 90 प्लस आता है, यहाँ तक 90 रहता है, यहाँ तक 90 माइनस रहता है, यहाँ तक 90 और यहाँ से 90 प्लस, और 90 प्लस में साइन और कॉस पॉजिटिव, तो साइन का उल्टा, साइन 90 है, इसका मतलब बदल जाएगा। 90 और 270 पर बदलता है, 360 और 180 पर नहीं बदलती हैं वैल्यूज। क्या नहीं बदलती हैं? आकर कल आपको पता चल जाएगा। 90 कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यानी साइन पाई की वैल्यू भी 0 हो गई। अब कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। क्यों? कॉस पाई की वैल्यू -1 कैसे? कॉस 90 प्लस 90, और कॉस 90 प्लस 90 बराबर माइनस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो -1। तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो दीज आर द वैल्यूज। ठीक है, अब 2 पाई पर भी पता कर लीजिए। तो साइन 2 पाई की वैल्यूज कितनी होती है? साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन पाई प्लस पाई। अब 180 प्लस थीटा बराबर आपको बदलेगा है नहीं, 180 प्लस थीटा यानी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि माइनस साइन पाई हो जाएगा। और माइनस साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन पाई की वैल्यू ही 0 होती है, यानी कि साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी आ गई? 0। क्यों आ गई? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर n पाई नहीं होना चाहिए। किसमें? साइन वाले में। साइन x में n पाई नहीं होना चाहिए, n पाई नहीं होना चाहिए, यानी x बराबर n पाई नहीं होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि 0 आएगा। और साइन नहीं, कॉसेक एक्स में बताया था कि कॉसेक एक्स बराबर में 1 अपॉन अगर साइन एक्स है तो एक्स बराबर एन पाई ही होना चाहिए। एन पाई अगर 0 आ जाएगा, एन पाई 0 आएगा तो 1 अपॉन 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए, ठीक है, आगे देखिए। हाँ, तो ये 0 आ गया। अब cos 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 2 पाई की वैल्यू होती है cos पाई प्लस पाई, cos पाई की प्लस पाई, cos पाई प्लस पाई की वैल्यू कितनी होती है? cos पाई कितना होता है आपका? cos 180 होता है, ठीक है, cos 180। और cos 180 प्लस 180, इसका मतलब AST यहाँ पर tan रहता है ना, यहाँ पर भी माइनस 90 हो जाएगा। और cos माइनस cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। और -1 कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 cos 180 है और cos 180 की वैल्यू ऑलरेडी -1 होता है, तो -1 कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये cos पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos 2 पाई की वैल्यू। तो sin 2 पाई की वैल्यू यहाँ पर पहले लिखिए। sin 2 पाई की वैल्यू कितनी आई? sin 2 पाई बराबर कितना आया? 0 आया। और cos 2 पाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो ये हो गया, 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 ये हो गया। कितनी वैल्यूज हो गई? 6 वैल्यूज यू हैव गिवन हियर। तो 6 वैल्यूज यहाँ पर आपको निकाल कर बता दिया गया, ठीक है, 6 वैल्यूज, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पर कुछ और वैल्यूज क्या हैं? हाँ, सेक में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कोई दिक्कत है नहीं, तो चलिए हम करके बता दे रहे हैं आपको। सेक में ये सारी साइन कॉस तक हमने पता किया है आपको ना, साइन और कॉस ही बताया आपको, टैन और कॉट और सेक कॉसेक ये भी बता दे रहा हूँ। तो सेक और कॉसेक कैसे निकालेंगे आप? इधर वाला भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यदि आप स्क्रीनशॉट या फिर डन जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए जल्दी से, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, इधर वाला। चलिए देखिए, अब देखिए ध्यान से, क्या कि यहाँ पर साइन 0 होगा तो कॉसेक 0 की वैल्यू नहीं पता हो जाएगी। क्यों? कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉसेक 0 कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन साइन 0। कॉसेक बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन 0, इसका मतलब 1 अपॉन 0, इसका मतलब कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, इनडिटर्मिनेट। तो इस पर आप क्या लगा दीजिए? h, यानी इसकी वैल्यू कितनी है? अपरिभाषित है। और कॉस का उल्टा सेक, तो सेक 0 बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 1, यानी कि 1 आ जाएगा। यानी कि सेक 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, ठीक है। और फिर आगे देखिए साइन पाई बाई 2, यानी साइन पाई बाई 2 की वैल्यू इतनी है 1 है, तो कॉसेक पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉसेक पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 है, तो कॉस 1 अपॉन 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, यानी कि सेक पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेक पाई बाई 2 की वैल्यू फिर इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि सेक पाई बाई 2 बराबर 1 अपॉन कॉस पाई बाई 2, 1 अपॉन कॉस पाई बाई 2, और 1 अपॉन 0 करेंगे और तुरंत ये क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो इस पर भी हैच लगा दीजिए आप, यानी कि जिस पर हैच लगा वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। यहाँ पर पाई बता, साइन पाई की वैल्यू 0, तो कॉसेक पाई की वैल्यू इनडिटर्मिनेट। हैच लगाइए, कॉसेक पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉसेक पाई की वैल्यू 1 अपॉन 0, इसका मतलब इनडिटर्मिनेट। कॉस पाई की वैल्यू 1, तो सेक पाई, कॉस का उल्टा कितना होता है बताइए? कॉस का उल्टा सेक, तो सेक पाई बराबर कितना हो जाएगा? -1 अपॉन 1, या फिर -1 अपॉन -1। क्यों? सेक पाई बराबर 1 अपॉन कॉस पाई, सेक पाई बराबर 1 अपॉन कॉस पाई। क्यों? क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस, तो सेक पाई बराबर 1 अपॉन कॉस पाई की वैल्यू -1, तो यहाँ पर आपने -1 रखा, तो -1 कितना जाएगा? -1 आ जाएगा। और ये सेक हो गया। फिर उसके बाद में हाँ, अब कॉसेक 2 पाई, और कॉसेक 2 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर से 0 आ गया, यानी वो इनफाइनाइट आ जाएगा, 1 अपॉन 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो इस पर भी एच लगा दीजिए। और फिर क्या बचा? कॉस 2 पाई, कॉस का उल्टा कितना होता है बताओ? सेक, तो सेक 2 पाई कितना हो जाएगा? सेक 2 पाई बराबर 1 अपॉन कॉस 2 पाई, और कॉस 2 पाई की वैल्यू कितना है? 1 अपॉन 1, यानी कि 1 आ गया। तो कितने चीज़ें की वैल्यू आपको नहीं पता है? इनडिटर्मिनेट है। कॉसेक 0, तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉसेक 0, कॉसेक 0, फिर उसके बाद में सेक पाई बाई 2, फिर कॉसेक पाई, फिर कॉसेक 2 पाई, इतनी वैल्यूज आपको इनडिटर्मिनेट हैं, इतनी वैल्यूज आपकी इनडिटर्मिनेट हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया आपको? कॉसेक 0, कॉसेक पाई, कॉसेक 2 पाई आर नॉट डिफाइंड। और यहाँ पर कॉसेक, हाँ ये क्या है? सेक पाई बाई 2, तो सेक पाई बाई 2 की वैल्यू, हाँ यह भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है।
तो इतनी वैल्यूज़ आपकी इनडिटर्मिनेट हैं, ये अपरिभाषित है, जिनको परिभाषित नहीं किया जा सकता, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट आ जा रहा है, तो इस वजह से ये इनडिटर्मिनेट है। आ सकता है आपको एग्जाम में दिया जा सकता है कि कौन सी वैल्यूज़ किसकी किसकी इनडिटर्मिनेट होती हैं, तो इसको आप याद कर लीजिए तो आसान रहेगा, वरना आप फाइंड करने जाएंगे तो आपका समय वेस्ट होगा, ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में आपको प्रत्येक की वैल्यूज़ बताई जाए। हाँ, कॉट भी बता दे रहे हैं, ठीक है, कॉट और टैन भी बता दे रहा हूँ। तो टैन कितना होता है, टैन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, टैन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है कि जीरो होता है। टैन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, टैन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। कॉट जीरो की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। और कॉट पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। क्यों, जो टैन जीरो का होगा वो कॉट पाई बाई टू का होगा, और जो टैन पाई बाई टू का होगा वो कॉट जीरो का होगा, ठीक, जो टैन जीरो का होगा कॉट पाई बाई टू का होगा, जो टैन पाई बाई टू का होगा वो कॉट जीरो का होगा। तो कॉट जीरो और टैन पाई बाई टू ये दोनों इनफाइनाइट, और टैन जीरो जीरो और कॉट पाई बाई टू की वैल्यू जीरो। तो इतनी वैल्यूज़ आपको नोट करना है, याद भी करना है, फ्रेंड्स को शेयर भी करना है, चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। अगर आप नए नहीं हैं तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि डबल बार सब्सक्राइब करेंगे तो भाई बात हो जाएगा गड़बड़, अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, हर फ्रेंड्स तक आपको पहुंचाना है। और अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, सबको मेरा धन्यवाद, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है।